हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाने जा रहे हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बीकॉम का। और ये प्रैक्टिकल फाइल 50 मार्क्स की है और आपको अटैम्प्ट कोशिश करनी है कि आपको इस 50 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। आप जितनी बढ़िया प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जितना बढ़िया कंटेंट आपने अटैम्प्ट किया होगा, उतनी ही ज़्यादा आप मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो इस प्रैक्टिकल फाइल में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक इस फाइल में कवर करने हैं, कौन कौन से परफॉर्मास आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करने हैं और कौन कौन से डायग्राम्स और चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, कौन कौन सा कंटेंट मटेरियल आपको राइट करना है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। आपको टोटल 16 टॉपिक मिले हुए हैं, उनमें से आपको 15 टॉपिक कवर करने हैं। इट मीन्स कि आप एक टॉपिक स्किप कर सकते हो। अगर आप 16 के 16 टॉपिक को अटैम्प्ट करते हो तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक वाइज इंट्रो। फर्स्ट टॉपिक है कलेक्ट एंड फिल अप ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर LIC पॉलिसी, फिलिंग अप ऑफ द प्रीमियम फॉर्म, फिलिंग अप ऑफ द चलान फॉर्म फॉर रेमिटेंस ऑफ प्रीमियम। देखिए, LIC का एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको LIC पॉलिसी लेनी है, किसी एजेंट के पास आप जाते हो, आपने LIC करवाना है, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, फिल करना है। तो आपको क्या है करना है, अपनी फाइल में ये फॉर्म अटैच करना है। जो आपकी फाइल में पेज होंगे उनके साथ आप अटैच कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, या फिर और साथ में ऐसे ही अटैच कर दीजिए, पिन अप कर दीजिए। तो आपको ऐसी इमेजिनरी फिगर्स लेना है और इसमें फिल भी करना है। जो जो इसमें इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई है वो आपको फिल करना है। जैसे कि टू बी फिल्ड बाय द एजेंट, आपको एज ए एजेंट बनकर इसमें फिल करना है। कुछ भी आप इमेजिनरी नेम ले लीजिए, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, और जो भी एड्रेस मांगा गया है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एज प्रूफ और रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, नॉमिनी, या फिर जो भी आप LIC करवा रहे हो, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको इसमें फिल करना है। इनवॉर्ड नंबर, या फिर प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन लाइफ, आप किसकी लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो, खुद की लाइफ के लिए, स्पाउस की लाइफ के लिए, या फिर अपने मदर और फादर की लाइफ पर आप LIC करवा ले रहे हो, तो आपको ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद है प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट फॉर द ईयर। कोई भी ईयर हो सकता है, जैसे कि आपने LIC पॉलिसी ले ली है तो आपको हाफ ईयरली और ईयरली या फिर क्वार्टरली प्रीमियम जो पे करनी होती है। तो अब जब आप प्रीमियम पे करते हो तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने प्रीमियम पे की है, तो वो आपको ये वाला परफॉर्मा भी इसमें अटैच करना है। जैसे कि नेम है, पॉलिसी नंबर, प्लान, पॉलिसी टर्म 20 साल की है, 30 साल की है, कमेंसमेंट डेट, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, रेफरेंस कोड, ये सारा जो परफॉर्मेंस है आपको इसके साथ अटैच करना है। और इसी में है TDS और TCX, टैक्स चलान, ये भी आपको साथ में अटैच करना है और इसको फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ए क्लेम स्टेटमेंट विद इमेजिनरी फिगर्स टू सबमिट टू इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, आपने LIC पॉलिसी ली, उसके बाद कह रहे हैं आपको कोई सिकनेस हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने LIC पॉलिसी ली हुई है, तो आप क्या करोगे, कंपनी को क्लेम करोगे कि आपके एक्सीडेंट के ऊपर, आपके ट्रीटमेंट के ऊपर, एक्सीडेंट होने की वजह से आप ट्रीटमेंट पर जो भी खर्चा हुआ, या फिर एक्सीडेंट का केस ना लेकर कोई सिकनेस हो सकती है, कोई सर्जरी वगैरह हुई है आपकी, और जो भी ट्रीटमेंट पर खर्चा हुआ है, तो आप क्या करते हो, कंपनी के पास जाते हो, क्लेम करते हो, वो पैसे की डिमांड करते हो। तो उसके लिए भी क्या है आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है।
देखिए उसके हम बोलते हैं क्लेम फॉर्म। तो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। जिसे अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 इज इंश्योर्ड स्टेटमेंट। जैसे इसमें पूछा गया है व्हेन डिड द एक्सीडेंट और सिकनेस ऑकर, आप कब बीमार हुए या फिर कब एक्सीडेंट हुआ। वेयर एंड हाउ डिड इट हैपन, ये एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ। डेट यू फर्स्ट बिकेम अनेबल टू वर्क ड्यू टू डिसेबिलिटी, उस डेट को मेंशन कीजिए जिस दिन आप अपनी सिकनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गए, आप काम नहीं कर सकते। और रिटर्न टू वर्क, और वो डेट बताइए जब आप दोबारा आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मतलब कि आपकी डिसेबिलिटी कितने दिनों तक की रही, 4 दिन की, 5 दिन की, महीना, या फिर हाफ ईयरली आप एक्सीडेंट की वजह से अपने काम पर नहीं जा सके। हैव यू हैड दिस और ए सिमिलर कंडीशन बिफोर, येस और नो, क्या आपको ऐसी कंडीशन पहले भी थी। अगर आपने अब सर्जरी करवाई है तो क्या आपको सिकनेस पहले ही भी रहती थी या नहीं। नेम एंड एड्रेस ऑफ डॉक्टर, किस डॉक्टर से आपने क्या है ट्रीटमेंट लिया है, उसका नेम, उसका एड्रेस, और जो हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह वो सभी इसके साथ अटैच करने होते हैं। ऐसी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो इसमें डिमांड की गई है वो आपको फिल करना है। और जैसे पार्ट 2 में है लोन इन्फॉर्मेशन है। पार्ट 3 में मस्ट बी कंप्लीटेड बाय एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयड। आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो पार्ट 3 को फिल करेगा। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप इस पार्ट को खुद फिल करोगे। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो डेट हायर्ड, आप किस, तो आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा कि किस डेट से आपने काम स्टार्ट किया, क्या ऑक्यूपेशन है, कितने टाइम पर वीक आप काम करते हो, क्या क्या ड्यूटीज़ आपको असाइन की गई है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इसके साथ वो भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। अगर नॉट एम्प्लॉयड, आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, ना तो आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं और ना ही आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड है, इट मीन्स आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपको पार्ट 3 बी फिल करना होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हैव यू एवर रिसीव्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस आते हैं कि आपको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 4th है फिजिशियन स्टेटमेंट। जहाँ से आपने अपना ट्रीटमेंट लिया है, फिजिशियन वो इसको फिल करेगा। जो भी आपके बिल होंगे उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इमेजिनरी फिगर्स आपको लेने हैं, तो इसके सारे पेजेस आपको सभी अटैच करने हैं। 5th पेज है इसी का, प्राइवेसी नोट्स। प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट। इस क्लेम फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी ये भी आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो क्या है, प्राइवेसी रखी जाएगी, किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और ये नोटिस है, ये एक्स्ट्रा पेज है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 भी आगे आएगा। ड्राफ्ट चार्ट शोइंग द फाइनेंशियल सर्विसेज इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं, इसका चार्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसके बारे में आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन, वो आप राइट कर दीजिए। तो और हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस हैं, वो भी राइट कर दीजिए। जैसे कि इशूइंग एंड गैदरिंग ऑफ डिपॉजिट, सप्लाइंग ऑफ लोन फ्रॉम द कलेक्टेड पूल ऑफ मनी, द अंडरटेकिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लाइक दिस। और उसके बाद आपको ये चार्ट बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। मैं आपको ये समझा देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है हम इसे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम 2 पार्ट्स लेकर चलते हैं। एक तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है
दूसरा जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक के अंडर हम रखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंकिंग, फॉरेन बैंक्स। ओनली ये डायग्राम्स बनाना, ये फाइल में परफॉर्मांस अटैच कर देना ही इनफ नहीं है, आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इस फाइल में लिखा हुआ है कि हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंडर और सब पार्ट्स क्या हैं, या फिर फॉरेन बैंक्स हैं, हम वो किसका पार्ट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और है हमारा फाइनेंशियल मार्केट में हम लेते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, नहीं सॉरी हमारा ये रह गया नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में देखिए डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि LIC, GIC, UTI, और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट लोन, जो ऐसी कंपनीज जो क्या करती हैं, हायर परचेज का काम करती हैं, लीजिंग का काम करती हैं। जैसे कि मशीनरी हम परचेज नहीं कर सकते तो हम लीज पर हम मशीन्स ले लेते हैं, या फिर हमें लोन प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल मार्केट में हम जैसे कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, CD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। और कैपिटल मार्केट में हम किसको रखेंगे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी होगी, जहाँ पर सबसे पहले किसी शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। उसके बाद प्राइमरी मार्केट के बाद अगर शेयर को दोबारा खरीदा बेचा जा रहा है तो वो कौन सी मार्केट हो गई, सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कौन सी होगी, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट नेचर की होती हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करें, प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट नेचर की होती हैं। और कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखिए टर्म्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और टाइप जैसे कि प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लेकर चलेंगे जैसे कि एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज, एसेट फंड बेस्ड सिक्योरिटीज, लीजिंग, हाई परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, घर वगैरह का लोन होता है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, फैक्टरिंग हो गया। और फीस बेस्ड होती हैं जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग एंड मर्जर्स। आपको इन सभी टर्म्स के बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा है, लेकिन ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कोई एसेट जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मोर लिक्विड होते हैं देन अदर फिजिकल एसेट्स, क्योंकि हम इनको ईजिली बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये ज़्यादा लिक्विडिटी की हमें फैसिलिटी देते हैं। हम इनके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं शेयर्स, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसमें राइट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑफ डिफरेंट करेंसी विज रुपीज़। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जैसे इंडियन करेंसी है 1 रुपी, वो फॉरेन करेंसी में उसकी क्या रेट है। लेकिन देखिए ये रेट है वेरी होती रहती है, हर दिन ये रेट चेंज हो रही है। तो हम करंट आप कोई भी डेट ले सकते हैं और ये रेट ऑफ एक्सचेंज आप नोट कर सकते हैं।
मैंने कुछ लिया है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ है, 1 इंडियन रुपीज़ यूएस डॉलर किसके इक्वल है, 0.013727, और यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैंने ये कुछ लिस्ट दी है, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। या फिर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी राइट कर सकते हैं। ये 1 इंडियन रुपीज़ है और इसका मतलब इन्वर्स, ये इन्वर्स में हमें दिया हुआ है। और इसमें साथ साथ में और ये सभी करेंसीज हैं आपको दी हुई हैं, या फिर आपको इस हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, एशियन करेंसीज वर्सेस इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट। एशिया की करेंसीज ले लीजिए, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ये बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओस, मलेशिया, ये करेंसीज दी हुई हैं। और सेकंड है मिडल ईस्टर्न करेंसीज वर्सेस इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट, जैसे कि बहरीन, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, आपको ये दी हुई हैं, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। ये 4th नंबर पर है साउथ अमेरिकन करेंसीज, साउथ अमेरिकन की करेंसीज दी हुई हैं और इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट दी हुई है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियोस को पॉज करके। अफ्रीकन करेंसीज वर्सेस इंडियन करेंसी एक्सचेंज रेट, देखिए आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मीन राइट कर सकते हैं। ओशिनिया करेंसीज दी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कॉपी, collection of an ad copy from dailies और journals, critically evaluate the ad copy। देखिए अब इस टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो आप एडवर्टीजमेंट कॉपी को डिफाइन करेंगे कि एडवर्टीजमेंट कॉपी क्या होती है। जैसे कि इसमें राइट किया हुआ है, एडवर्टीजमेंट कॉपी क्या है, एडवर्टीजमेंट के सोल है। अगर एडवर्टीजमेंट कॉपी अच्छी होगी तो उतनी ही बढ़िया इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी। An advertisement copies all the written or spoken matter in an advertisement expressed in words or sentence and figures designed to convey the desired message to the target consumer। कह रहे कि हम ऐड दे रहे हैं, हम चाहे उसे राइट कर रहे हैं या फिर सेंटेंस में बोलकर बता रहे हैं या फिर हम कोई फिगर डिज़ाइन कर रहे हैं, और जो हमारा मेन मैसेज है हम टारगेट कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या वर्ड्स बोलना है, क्या हमने ऑडियो होना चाहिए, क्या वीडियो होना चाहिए, वो सभी को एक एक्सप्रेस कर रहा है, राइट कर रहा है, वो कॉपी ही क्या है, एड कॉपी है। इन प्रिंट मीडिया एंड एड कॉपी इज मेड अप ऑफ, जिससे प्रिंट मीडिया हेडलाइंस होती हैं, फिर सब हेडलाइंस होती हैं, पूरी बॉडी होती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है ऐड के बारे में, इलस्ट्रेशन, लोगोटाइप होते हैं, स्लोगन एंड द ब्रांड नेम। Strictly speaking, written content of an ad copy is a product of all the collective efforts of copywriters, artists and layout men। देखिए एड कॉपी कोई एक पर्सन नहीं राइट कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। कॉपी राइटर्स होते हैं और भी आर्टिस्ट होते हैं, लेआउट मैन होते हैं, उन सबका कलेक्टिव एफर्ट ही क्या है, एड कॉपी है। तो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एड कॉपी में, मस्ट ग्रैब अटेंशन, ऐसी एड कॉपी होनी चाहिए कि जब हम उससे ऐड हम उसकी दें, जब उसे रिप्रेजेंट करें तो अटेंशन को वो ग्रैब कर सकें, ऑडियंस को रिटेंशन करके रख सकें। सिंपल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, फॉल्स और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। जो हम मैसेज चाहते हैं, इंटेंडेड मैसेज हैं, वो हम कम्युनिकेट कर सकें। इफेक्टिव कलर और बैकग्राउंड होना चाहिए। शुड रिवील द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, जो प्रोडक्ट और सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं अपनी ऐड में, उसकी कॉस्ट भी कस्टमर को पता चल जाए। मस्ट गाइड कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी कस्टमर को पता चल जाए। और हमारी ऐड ऐसी होनी चाहिए कि कंज्यूमर कंपेल हो जाए, कस्टमर कंपेल हो जाए कि मैंने सुबह जाना है, मार्केट में जाना है और वो प्रोडक्ट लेकर आना है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए या फिर ऑनलाइन परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि आप आजकल की आपने टीवीज़ पर देखते हो, नापतोल जैसे आते हैं जो अपने कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा कंपेल करते हैं कि अगर आप अब भी कॉल कर रहे हैं तो आपको 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मतलब वो कंपेल कर रहे हैं कस्टमर को, ताकि वो साथ साथ इनिशियल
इनिशिएट कर सके कंज्यूमर्स को एक्शन लेने के लिए। मस्ट एजुकेट कंज्यूमर अबाउट द बाइंग प्रोसेस, और कंज्यूमर को वो एजुकेट भी करते हैं कि आपको इस नंबर पर कॉल करनी है या फिर इस वेबसाइट पर जाना है, ऑर्डर लगाना है। कंज्यूमर को कैसे प्रोडक्ट को परचेज करना है इसके बारे में भी कंज्यूमर को पता चल सके, हमारी एड कॉपी ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो हमने ऐड कॉपी के बारे में कुछ डिफाइन किया है कि ऐड कॉपी क्या होती है और ऐड कॉपी की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अब इसको इवेल्युएट कैसे करोगे? आप किसी भी जर्नल में से, न्यूज़पेपर में एक ऐड कॉपी उठा लीजिए। जैसे मैंने ये एंकर टूथपेस्ट की उठाई है, तो इसमें आप देखिए कि जो ये ऐड कॉपी है, क्या ये अच्छे से मैसेज कन्वे कर पा रही है या नहीं, कलरफुल है या नहीं, कलरफुल है, अच्छा बैकग्राउंड है, इंफॉर्मेशन दे पा रही है या नहीं। तो आपको इसकी कोई ना कोई फ़ोटो अपनी फाइल में अटैच करनी है, फिर इसको इवेल्युएट करना है। जैसे आपने क्वालिटीज़ ली हैं कि ये ऐसा मैसेज कन्वे कर रही, ऐड कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि मैसेज कन्वे करे, जो कंज्यूमर है वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाए। तो देखिए वो आपकी जो ऐड कॉपी है, जैसे कि एंकर टूथपेस्ट है, इस तरह की ऐड कॉपीज़ है या नहीं, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ इसमें है या नहीं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आप हर दिन ब्रश करते हैं फिर भी कैविटीज़ क्यों होती हैं। अब जिसको कैविटीज़ है वो कस्टमर क्या हो जाएगा, इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, और ये एडवांस हैं। तो देखिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 75 रुपये में आपको 150 ग्राम मिल रहा है। मतलब कि आपको कॉस्ट के बारे में बता रहा है और क्वांटिटी भी बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। और भी देखिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, 4 हफ्तों में कैविटीज़ को रोकने में मदद करता है। आप और भी कोई भी ऐड कॉपी उठा सकते हैं, तो फिर आपको इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है अच्छे से। तो एक और है, जैसे मैंने ली है विको वज्रदंती की शक्ति, अब सिर्फ 35 रुपये में ये एक ऐड कॉपी है, आप कोई भी उठा सकते हैं। जैसे कि ब्लीडिंग गम्स, स्वोलन गम्स और पायरो से दांत और मसूड़ों बचाओ, विको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ। कि अगर आप ये विको वज्रदंती अगर आप परचेज करते हो तो आपको गम्स में ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्वेलिंग आई हुई है, पायरो है, आप इनसे सुरक्षा ले सकते हैं। और 50 ग्राम आपको क्वान्टिटी मिलेगी और कुदरती है, सुरक्षित है। तो देखिए इसमें इस ऐड में देखिए सभी क्वालिटीज़ हैं, कलरफुल भी है और कॉस्ट भी बताई गई है। और देखिए जो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन किन के लिए टारगेट कस्टमर कौन से होंगे, ऐसे कस्टमर जिनको दांतों में प्रॉब्लम है उनको ये वाला विको वज्रदंती परचेज करना चाहिए। और क्वांटिटी भी बताई गई है और बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, फ्लोराइड रहता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो ये बेस्ट है ऐड कॉपी, तो बिल्कुल ये बेस्ट है। तो इस तरह से आपको इसको इवेल्युएट करना है। उसके बाद टॉपिक है प्रिपेयर अ लेटर टू कंसर्न अथॉरिटी सीकिंग लाइसेंस फॉर प्रपोज एसएस यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट है, आप खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंसर्न अथॉरिटी को लेटर राइट करना है। तो ये लेटर मैंने इमेजनरी फिगर लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि ये सारा एड्रेस है, D67 संगम बिहारा, वेस्ट दिल्ली। डेट रेस्पेक्टेड सर DIC, Sir, I am the resident of West Delhi and I want to build my industry इन वेस्ट जोन ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली में वेस्ट जोन एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ और मेरी इंडस्ट्री का वर्क क्या है, हैंडलूम का है। एंड ऑल वर्क वुड बी डन मैनुअली, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सेवरल पीपल लिविंग अराउंड देम। जो इस एरिया में आसपास लोग रहते हैं, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वी विल प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। और एंड वी विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनटू सोशल कोज, मतलब कि जो हमारे पास प्रॉफिट होगा हम उसमें कुछ अपना परसेंटेज सोशली कंट्रीब्यूट भी करेंगे। वी विल प्रोवाइड 2% ऑफ सेल इन फॉर्म और डोनेशन टू पुअर पीपल एंड चिल्ड्रन। हम 2% अपनी सेल का गरीब बच्चों में या फिर गरीब लोगों में डोनेट करेंगे। द SSI इज द की फैक्टर फॉर द इकोनॉमी, फाइनेंशियल एंड सोशल। दस इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है टू यू दैट टू प्रमोट अस टू इस्टेब्लिश SSI that will help in resolving the unemployment। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को SSI को ओपन करने की परमिशन दें
क्योंकि ये जो हम SSI ओपन कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में हेल्प करेगी। ये देखिए एक तरह से अपील की जा रही है, इमोशनली अपील की जा रही है, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है वो हमें क्या होगा, इम्प्रेस होकर हमें परमिशन दे सके, हमें लाइसेंस दे सके। नीचे हम उनका करेंगे थैंक्स योर सिंसियरली, हम अपना नेम राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट शोइंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल टू SSI एट योर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहाँ पर आपको कौन कौन सी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है SSI को। देखिए हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद की जो DIC है, फतेहाबाद हमारी जो इंडस्ट्री सेंटर है, कौन कौन सी फाइनेंशियल असिस्टेंट हमें प्रोवाइड करता है। पहले तो आप DIC को डिफाइन करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या होता है। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए जो आपने ऊपर लेटर लिखा था वो किसको लिखा था, DIC को, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर को। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंडर आता है और ऑफर्स ए सब्सिडी लोन स्कीम फॉर यंग प्रोफेशनल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो SSI खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, यंग होते प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं, लोन मिलता है, 0% इंटरेस्ट लोन पर भी हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1978 में। पहले इसको कौन इनिशिएट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू प्रमोट टीनी कॉटेज विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन स्मॉलर टाउन एंड देयर पर्टिकुलर एरियाज टू मेक देम अवेलेबल विद ऑल बेसिक नीड। जो बेसिक नीड है, सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको मिल सके। जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। DIC उसका मेन प्राइमरी फोकस क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना गांव में, रूरल एरियाज में। DIC आर मैनेज एंड ऑपरेटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये ऑपरेट होती है टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सपोर्ट सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर्स और फर्स्ट टाइम बिजनेस ऑनर्स। ऐसे ऑनर्स जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। MSMM इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। DIC ऑल्सो प्रमोट रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। इसको आपने डिफाइन किया। फिर उसके बाद आप क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओगे कि कौन अप्लाई कर सकता है लोन के लिए अंडर DIC। जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, सफाई कर्मचारी, या फिर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, या फिर ऐसे पर्सन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट, CAs, एडवोकेट्स। तो इनके लिए क्या लिमिटेशन है आपको वो भी डिफाइन करना है। जैसे कि सफाई कर्मचारी है, उनके लिए क्या लिमिट है, इंटरेस्ट रेट, यूनिट अमाउंट, लोन अमाउंट, रिपेमेंट टेन्योर 10 साल तक, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और ये दिया हुआ नेशनल बैकवर्ड कास्टेज होती हैं, उनके लिए लोन की डिटेल क्या हो सकती है, 5 लाख तक का उनको लोन मिल सकता है और 5 से 6% उनकी इंटरेस्ट रेट रहती है, 10 साल तक ले सकते हैं। और प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 5%। और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो DIC करवाता है, जैसे कि शेड अलॉट करता है, क्लियरेंस की सर्विसेज, सिंगल विंडो क्लियरेंस, या आपको अच्छे से पता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, इसकी फैसिलिटी भी DIC में प्रोवाइड करता है। मोटिवेशनल कैंपेन कंडक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ये सभी क्या है DIC के फंक्शंस हैं। और एडिशनल फंक्शंस भी कौन से हैं, लोन अरेंजमेंट, अंडरटेक ट्रेनिंग कोर्सेज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कंडक्ट सर्वे, और है प्रमोटिंग रूरल आर्टिशंस। उसके बाद है मैं आपको जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद उसका दिखाती हूँ DIC। देखिए कैटेगरी कॉर्पोरेट ऑफिस, एड्रेस का है अननेम्ड रोड, मतलब रोड का नाम नहीं दिया गया, भगवान कॉलोनी, अग्रवाल कॉलोनी, फतेहाबाद, हरियाणा, 125,050 पिन कोड है, सिटी फतेहाबाद, स्टेट हरियाणा, कंट्री इंडिया। और इसका ऑपरेशन का आवर्स क्या, जो हमारी फतेहाबाद की DIC है, मंडे इनका 9 से 5 बजे का टाइम रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। और देखिए नेम एंड डेसिग्नेशन, जो DIC का डायरेक्टर हैं उनका नेम है श्री ज्ञानचंद, असिस्टेंट डायरेक्टर। नेम एंड लोकेशन ऑफ द ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, भट्टू रोड, फतेहाबाद। और ईमेल ID, रेजिडेंस फ़ोन नंबर उनका दिया गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपनी फाइल में अटैच करनी है।
और ये हमें फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है इंडस्ट्रियल एरियाज़ का। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फाइल में आप इसको ड्रॉ कर दीजिए इस टेबल को, इंडस्ट्रियल सिनेरियो ऑफ फतेहाबाद। जैसे कि रजिस्टर इंडस्ट्रियल यूनिट कितनी है, टोटल 1125 है, और मीडियम और लार्ज स्केल की कितनी है, रजिस्टर्ड है 3 है। एस्टिमेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेली वर्कर्स की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, 3500। और लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज़ में कितने हैं, 389। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर एक ही है। टर्नओवर कितनी है, लैक्स में दी गई है, 27,525 लाख। ईयर वाइज ट्रेंड हमें दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फाइल पर ड्रॉ कर लेना। उसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टैक्स कंसेशन टू SSI। तो देखिए, ऐसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो SSI को सपोर्ट करते हैं। ऐसे टोटल 17 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो SSI को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि SFC स्मॉल स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और SSI SIDBI के थ्रू ही प्रमोट हो पाई है। ICICI, IFCI ये क्या डेवलपमेंट बैंक है और IFCI फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक है जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका मेन मोटिव क्या था, SSI को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। IDBI, SIDF स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड, ये NABARD दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये से 70 और भी हैं जो क्या करते हैं, SSI को प्रमोट करते हैं। देखिए, या तो आप इनको इंडिविजुअली इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि NABARD ले लिया, IDBI ले लिया, IFCI, ICICI ले लिया। इनको आप इंडिविजुअली क्या करें, एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि SSI को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या क्या टैक्स बेनिफिट देते हैं, क्या क्या ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। मैंने कुछ इसमें आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं, आप ये ले लेना। जैसे कंसेशन, अबे पहले हम देखें कौन कौन सी कंसेशंस है जो स्मॉल बिजनेस को अवेलेबल होते हैं। फाइनेंस टू SSI, कोलैटरल फ्री लोन्स मिलता है, और इक्विटी सपोर्ट, असिस्टेंस फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, असिस्टेंस फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये दोबारा आ गया सॉरी, इंटरेस्ट रेट कंसेशन। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का लेना है। पहले आप डिफाइन करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल है हमारी, डेट और इक्विटी इनका मिक्सचर होता है। तो आप ऐसे कुछ डायग्राम बना देना, एसेट्स में हम कौन को डेट ले रहे हैं और इक्विटी ले रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। और तो हाई लिवरेज, लो लिवरेज, देखिए जो डेट इक्विटी का रेशियो है वही हमारा क्या होता है, लिवरेज होता है। अगर हम डेट कम ले रही हैं, इक्विटी ज़्यादा ले रही हैं, तो लो लिवरेज होता है। अगर डेट ज़्यादा है और इक्विटी कम है तो क्या है, हाई लिवरेज है। और जो DE रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो है, इससे ज़्यादा होने से, कम होने से हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इसका क्या है, डायग्राम है, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। और मैंने ये हमारी रिलायंस कंपनी की रिपोर्ट दी है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है आपको, सॉरी फॉर दैट। तो ये रिलायंस कंपनी का मैंने डाटा लिया हुआ है अलग अलग सालों का, ये 2010 में है। आउटसाइडर फंड, शेयर होल्डर फंड और इनका रेशियो दिया गया है। आप ऐसे और भी किसी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे मैंने BHEL जो कि एक इंजीनियरिंग इंटरप्राइज है, इसका डाटा लिया हुआ है। So the next topic is list of 10 companies which gone for IPO very recently. IPO initial public offering. तो सबसे पहले तो क्या है, आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर को डिफाइन करना है। IPO इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक बाय द प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है वो फर्स्ट टाइम क्या कर रही है,
शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करें, दैट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। द कंपनी इज गोइंग पब्लिक रेजिज फंड थ्रू IPO फॉर, किसके लिए पैसा रेज कर रही है IPO के थ्रू? वर्किंग कैपिटल के लिए, डेट की रिपेमेंट के लिए, एक्विजिशन के लिए, या फिर होस्ट ऑफ अदर यूजेज। द इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर IPO स्टॉक्स इन इंडिया बाय फिलिंग एन ऑनलाइन IPO एप्लीकेशन ऑफर्ड बाय द स्टॉक ब्रोकर एंड बैंक्स। आपको मतलब IPO को डिफाइन करना है। तो उसके बाद ये कुछ जो लिस्ट दी गई है मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किया है। 2021 की IPO की लिस्ट है, ऐसी कंपनी जिन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की है। तो जैसे कि श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड IPO है, BSE NSE एक्सचेंज ही हुई है, ओपन हुई, इन्होंने ओपन की है सब्सक्रिप्शन लिस्ट 29 अप्रैल 2020 और क्लोज कब कर दी? May 3, 2021। लॉट साइज 1100 और इशू प्राइस क्या है? 100 करोड़ में इनका इशू साइज भी दिया हुआ है। तो ये कुछ कंपनीज मैंने आपको डिफाइन की है। आप डिफाइन मतलब इनके पिक्स दी हैं, आप इसमें कोई भी 10 कंपनीज ले सकते हैं। देखिए बहुत सारी कंपनीज दी गई हैं, आप कोई भी 10 कंपनीज ले लीजिए। फिर उसके बाद IPO में कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं, आपने उनको डिफाइन करना है। जैसे कि एक्सचेंज, कौन कौन सी हमने एक्सचेंज ली है? BSE एंड NSE। BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको ये बताना है। IOP की ओपन डेट, क्लोज डेट के बारे में बताना है। लॉट साइज क्या होता है, इशू प्राइस क्या है, इशू साइज क्या है, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। So next topic is collect financial statement of any company and calculate a different financial ratio। आपको किसी भी कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है और उस डाटा से आपने फाइनेंशियल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। मैंने टाइटन कंपनी की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली हुई है, आप कोई भी कंपनी की ले लीजिए और फाइनेंशियल रेशियो फाइंड आउट कर दीजिए। दैट इज़ सो सिंपल, आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है ड्राफ्ट द स्पेसिमेन ऑफ एनी 2 डॉक्यूमेंट्स यूज इन मटेरियल अकाउंट। आपने कॉस्ट काउंटिंग में आप पढ़ चुके हो, मटेरियल अकाउंट में यूज़ होने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उन्हें अटैच करना है। जैसे कि मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, पहले आपने डिफाइन करना है कि मटेरियल ट्रांसफ़र नोट होता क्या है, फिर आपने उसका परफॉर्मा अटैच करना है, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। और जैसे कि मटेरियल रिटर्न नोट भी हो सकता है, ये रहा इसका परफॉर्मा। बिन कार्ड, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, आप बिन कार्ड का लगाइए, बहुत अच्छी बात है। और स्टोर लेज़र तो आपको अटैच करना ही करना है, ये रहा इसका परफॉर्मा। नेक्स्ट है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अप्स एंड डाउन्स इन द BSE इंडेक्स टू द लास्ट 1 ईयर। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि सेंसेक्स क्या है, और आप इसमें से भी उठा लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फाइल में आप राइट कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE क्या है, BSE क्या है, आपको उसको डिफाइन कर रहे हैं कि कब एस्टैब्लिश हुई, क्या इनका वर्क है, ऐसे ही BSE को डिफाइन करना है। फिर ये है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी अप्स एंड डाउन्स दिखाए गए हैं BSE में। जो यहाँ पर प्लस है इसका मतलब वो अप गई हैं, और जहाँ पर नेगेटिव है इसका मतलब उनकी जो ग्रो है, उनकी शेयर्स की वैल्यू वो क्या है, डाउन गई है। हमारा जो एक टॉपिक रह गया दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने टॉपिक कवर करना है कि आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए और उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के बारे में बताइए। जैसे कि मैंने मैगी का एग्जांपल लिया है, तो पहले आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिफाइन करना है कि PLC होता क्या है।
ये क्या है, हमें बताता है लेंथ ऑफ टाइम द प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट, कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट कितना टाइम रहा, दैट इज़ PLC, उस प्रोडक्ट की लाइफ अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज से लेकर अपने डिक्लाइन स्टेज तक। हम मैगी के बारे में बात करेंगे। ऑफनली मेन ये स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। तो मैं आपको मैगी के बारे में कुछ डिफाइन करूँगी। मैगी 3 डिकेड से भी ज़्यादा है अब तक चल रहा है, जैसे कि लेट नाइट मैगी, पहाड़ वाली मैगी, सिंपल स्नैक टाइम मैगी, बहुत नाम से हम इनको थोड़ा जानते हैं। हमारी फेवरेट डिश है। तो नेस्ले ने मैगी को लॉन्च किया था 1982 में एज फर्स्ट इंस्टेंट नूडल ब्रांड इन इंडिया। इंस्टेंट नूडल के नूडल से ही इसको फेमस किया गया। ऑल्दो पहले के बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा मैगी के लिए, अपनी शुरुआती सालों में इसको अपनी पोजीशन बनाने में बहुत टाइम लगा और धीरे धीरे इतनी पॉपुलर है कि खुद ही एक ब्रांड बन गई। नेस्ले ने मैगी को लॉन्च किया था इंडिया में 1982 में। ओरिजिनेट इसका कहाँ कब हुआ था, 1886 में स्विट्ज़रलैंड में जूलियस ने मैगी को क्रिएट किया रेसिपी ऑफ फ्लेवर्स टू ब्रिंग एडेड टेस्ट टू मील में खाने में थोड़ा टेस्ट लाने के लिए। तो और इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि 1947 में नेस्ले ने इसको एक्वायर कर लिया। तो कहते हैं मैं आपको एक पिक की हेल्प से समझाती हूँ कि कोई भी फ्लावर है पहले वो बॉर्न होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज पर आता है और पूरा वर्ड उसको इससे इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर उसके बाद वो उस हाईएस्ट सेलिंग फेस आता है, मैच्योरिटी फेस आता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि फ्लावर में है, फर्स्ट पिक में दिखाया गया है कि अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है, फिर धीरे धीरे फ्लावर में से वो जो पंखुड़ी है वो फूट रही है, वो फ्लावर बन रहा है। फिर वो फिफ्थ पिक में आकर वो पूरा बड़ा फ्लावर बन जाता है, मैच्योर होने लगता है। फिर उसकी डिक्लाइन स्टेज आने लगती है, फूल मुरझाने लगता है और एक दिन वो ऐसा आता है लास्ट पिक में जैसे कि दिखाया गया, वो जो फूल है, जो फ्लावर बिल्कुल क्या होता है, ख़त्म हो गया है। यही एक प्रोडक्ट की तरह होता है। प्रोडक्ट भी ऐसे एक मार्केट में जब लॉन्च होता है अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और एक दिन उसका ट्रेंड चला जाता है। मैगी के बारे में बताती हूँ। मैगी बहुत सारी कंट्रीज़ में फेमस है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसको बहुत टाइम लगा मैगी को एक ब्रांड बनने में। तो व्हेन मैगी नूडल्स वाज लॉन्च इन इंडिया इट हैज़ सेगमेंटेड अ बेस्ड ऑन एज को बेस लेकर इसने सेगमेंट किया। जैसे कि बच्चों में मैगी ज़्यादा फेमस है, यूथ हो गया, या फिर ऑफिस गोइंग जो ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि ये इनको क्या नाम दिया गया 2 मिनट नूडल, कि नूडल जो 2 मिनट में बन जाते हैं। जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता खाना वगैरह बनाने के लिए, तो 2 मिनट में वो मैगी बनाकर वो साथ ले जाते हैं। और टैगलाइन भी इसको दिया गया, टेस्ट भी हेल्थ भी, मतलब इसकी पोजीशनिंग कर दी गई। देखो कितनी अच्छी सी पोजीशनिंग की गई, कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग कर दिया गया कि मैगी सबसे बेस्ट है। एक तो 2 मिनट में बन जाती है और साथ में आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखती है। इनिशियल स्टेज मैगी हैड हाई फेलियर रेट्स, पहले बहुत ज़्यादा फेल भी रही फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट, और लेकिन अब मैगी में क्या हुआ, फ्रिक्वेंट प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन होता रहा। तो हम इसकी फिर ये था हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर आई ग्रोथ स्टेज। अराउंड 1985 द डिमांड फॉर मैगी हैज़ इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 10 ईयर बैक मैगी हैड 50% ऑफ द मार्केट, पहले इसके 50% मार्केट का हिस्सा था और फिर धीरे धीरे इसकी सेल और इंक्रीज होने लगी। 1997 में इसने अपना एक और फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया। नेस्ले ने फिर रिलॉन्च किया ओल्ड फ्लेवर, मैगी का ओल्ड फ्लेवर। फिर उसके बाद क्या, नेस्ले ने मैगी के ब्रांड के अंदर और सारे भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे केचप, सूप, ओट्स, पास्ता, मोर फ्लेवर। मैगी ब्रांड के अंडर ही मैगी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मैगी भुना मसाला, मैगी मसाला आता है, जो ये पाउच होते हैं जो हम आजकल सब्जियों में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आई मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज ड्यूरिंग इट्स मैच्योरिटी स्टेज मैगी की सेल क्या थी, पीक पर थी। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है, प्रोडक्ट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई थे। 2003 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड was all set to take on Nestle's Maggi by launching a new category of liquid snacks
अंडर इट्स फूड ब्रांड नोर अन्नपूर्णा। तो इसका प्राइस था वो कम हो गया था, 5 रुपये इसने कर दिया गया था। द न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड नोर अन्नपूर्णा सूपी स्नैक्स वाज मेड अवेलेबल इन 4 वेराइटीज लाइक मैगी। इट हैड सिमिलर टारगेट मार्केट पोजीशन इन ए सिमिलर मार्केट, मतलब कि जो ये नोर अन्नपूर्णा सूप स्नैक्स है इससे टफ कंपटीशन मिला मैगी को, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम था, 5 रुपये था। मैगी ने बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस किया और इसकी सेल क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। फिर हम देखते हैं डिक्लाइन स्टेज आ गई। डिक्लाइन स्टेज में देखिए बहुत सारे हाई अप साइज की मैगी में high lead content almost led us to believe that our favorite noodle brand is now off the shelf and maybe इसने लास्ट फेज पर पहुंच गई। जैसे कि हमने पहले बहुत ज़्यादा खबरें सुनी थी कि मैगी में क्या है, कैंसर है, मैगी में कोई ऐसा कंटेंट है, ऐसा मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे जो क्या है कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को बुलावा देता है। तो इससे मैगी की सेल क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमने मैगी को यूज़ करना बंद कर दिया। तो ये क्या थी, इसकी बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज आ गई। लेकिन मैगी फिर दोबारा आई, दोबारा रिसर्च किया गया, दोबारा फिर क्या एक नया टैगलाइन दे दिया गया कि मेरी मैगी सेफ़ है, और दोबारा से मैगी क्या होगी, फिर से रिवाइव होगी, फिर से रिकवरी होगी। आज फिर मैगी की सेल उतनी ही हो रही है। आप ऐसे भी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं मैगी, जैसे मैंने मैगी एग्जांपल लिया, क्लिनिक प्लस शैम्पू का ले लीजिए, कोई नेस्ले की चॉकलेट का ले लीजिए, कोई बिस्किट्स का ले लीजिए और उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को डिफाइन कर दीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।